यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। नागरिक शास्त्र का पेपर है जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं और 100% आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही पेपर आएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर आपको 10 शब्दों में देना होता है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट हैं जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है और प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड हैं जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 100 से 125 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 31 से 32 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न, तो इसमें प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 32 से 40, अनुच्छेद 48 से 52, अनुच्छेद 70 से 80। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 के तहत मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 12 से 35 के तहत मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य में चलाया गया था? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली। तो 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था पंजाब में चलाया गया था। और कब चलाया गया था? 1984 में। श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग कौन सा है? सिंहली, तमिल, मुस्लिम, ईसाई। तो श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग है सिंहली। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, भारत में लोकसभा चुनाव में वोटिंग की प्रणाली क्या है? आरक्षण प्रणाली, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, प्रथम पास्ट द पोस्ट, प्रमुखता का दृष्टिकोण। तो भारत में लोकसभा चुनाव में वोटिंग की प्रणाली है प्रथम पास्ट द पोस्ट। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर 1956 में कितने राज्य शामिल किए गए हैं? 14, 20, 18 या 16। तो 14 राज्य शामिल किए गए हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर 1956 में 14 राज्य शामिल किए गए हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय संसद का निम्न सदन कहलाता है? राज्यसभा कहलाता है, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो लोकसभा, जो भारतीय संसद का निम्न सदन होता है वो कहलाता है लोकसभा। आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है, रोम में है, नई दिल्ली में है, पेरिस में है। तो न्यूयॉर्क, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950, 1949, 1956, 1947। तो भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। विश्व में 1991 की मुख्य घटना क्या थी? सोवियत संघ का विघटन, स्वतंत्र राज्य के राष्ट्र कुल का गठन, बर्लिन की दीवार को तोड़ा जाना, सार्क तेरेफी नीति का आयोग। तो सोवियत संघ का विघटन, ठीक है। विश्व में 1991 की मुख्य घटना थी सोवियत संघ का विघटन। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, निजाम का संबंध भारत के किस रियासत से माना जाता है? ठीक है, भोपाल, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़। तो हैदराबाद से हो जाएगा, ठीक है। निजाम का संबंध भारत के हैदराबाद रियासत से माना जाता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो उत्तर आपको लगभग कितने शब्दों में देना है? उत्तर आपको 10 शब्दों में देना है, यानी एक सेंटेंस में देना है। तो 11 नंबर प्रश्न है, सुरक्षा से क्या तात्पर्य है? सुरक्षा का तात्पर्य है किसी व्यक्ति, समाज या वस्तु को संभावित खतरों, हानियों या जोखिमों से सुरक्षित रखना। किन्हीं 2 अस्त्र नियंत्रण संधियों के नाम लिखिए। तो परमाणु हथियार निषेध संधि दूसरा है और सामरिक शस्त्र कटौती संधि। पहला है परमाणु हथियार निषेध संधि, दूसरा है सामरिक शस्त्र कटौती संधि। इसके बाद है 13 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है?
पृथ्वी सम्मेलन किस समस्या को लेकर आयोजित किया गया था? तो पृथ्वी सम्मेलन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की समस्याओं पर आयोजित किया गया था। जो पृथ्वी सम्मेलन था वो पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की समस्याओं पर आयोजित किया गया था। सांझी संपदा का क्या अर्थ है? तो सांझी संपदा सभी के समान उपयोग की प्राकृतिक संपत्ति है। ठीक है, सांझी संपदा का अर्थ है सभी के समान उपयोग की प्राकृतिक संपत्ति। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न है, देश में प्रथम बार गठबंधन सरकार कब बनी थी? तो 1977 में। देश में पहली बार गठबंधन सरकार 1970 में बनी थी। वैश्वीकरण क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैश्वीकरण से अभिप्राय किसी वस्तु, सेवा, पूंजी और बौद्धिक संपदा का एक देश से दूसरे देशों के साथ अप्रतिबंधित आदान प्रदान है। सिंडिकेट से क्या अभिप्राय है? तो सिंडिकेट का अभिप्राय है एक संयुक्त समूह जो वित्तीय या व्यावसायिक कार्यों में भाग लेता है। देश के विभाजन से प्रभावित होने वाले दो राज्यों के नाम, पंजाब और पश्चिम बंगाल। देश के विभाजन से प्रभावित होने वाले दो राज्य हैं पंजाब और पश्चिम बंगाल। इसके बाद है 19 नंबर प्रश्न, अल्पमत सरकार किसे कहते हैं? अल्पमत सरकार उस सरकारों को कहते हैं जिनमें कुल सदस्यों की तुलना में विपक्षी दलों की संख्या अधिक होती है, यानी उसे बहुमत प्राप्त नहीं होता। इसके बाद 20 नंबर है, मध्य अवधि चुनाव किसे कहते हैं? मध्य अवधि चुनाव उस चुनाव को कहते हैं जो नियमित चुनाव के बीच में कराया जाता है। ठीक है। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट। उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है, प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कब किया गया है? इसके किन्हीं दो विशिष्ट संस्थाओं के नाम लिखिए तथा उनके कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को। इनकी दो विशिष्ट संस्थाएं हैं। पहली संस्था है विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको बोलते हैं WHO। इसमें वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा, बीमारियों की रोकथाम और स्वास्थ्य सेवाओं का विकास। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षा के लिए कार्य करता है। इसके बाद है 22 नंबर प्रश्न, भारत के नागरिक के रूप में भारत के राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता क्यों होनी चाहिए? इसके पक्ष में 2 तर्क दीजिए। तो भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए क्योंकि वैश्विक जनसंख्या और लोकतंत्र, भारत विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक और दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, भारत आर्थिक शक्ति, शांति मिशनों और वैश्विक समस्याओं के समाधान पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद है 23 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है? आसियान का निर्माण कब किया गया? क्या यह अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल है? इसके पक्ष में अपने विचार स्पष्ट कीजिए। आसियान का निर्माण 8 अगस्त 1967 को हुआ। यह क्षेत्रीय शांति, आर्थिक विकास और सदस्य देशों के बीच सहयोग के उद्देश्यों में काफ़ी हद तक सफल रहा है। व्यापारिक एकीकरण, सांस्कृतिक आदान प्रदान और क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करने में इसकी भूमिका सराहनीय है। हालांकि कुछ राजनीतिक विवाद अभी भी चुनौती बने हुए हैं। फिर है 24 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा? स्पष्ट कीजिए। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली विशेष रूप से कांग्रेस का वर्चस्व राजनीति पर गहरा प्रभाव डालती है। पहली हेडिंग है राजनीतिक स्थिरता। तो एक मजबूत नेतृत्व ने स्वतंत्रता के बाद देश में स्थिरता और लोकतांत्रिक संस्थानों की स्थापना में मदद की। विकास और योजनाएं, विकास योजनाओं, औद्योगिकरण और समाज सुधारों को लागू करने में सहूलियत हुई। विपक्ष की कमजोर स्थिति, विपक्ष कमजोर रहा जिससे सरकार की नीतियों पर सीमित आलोचना हुई। इसके बाद चौथी हेडिंग है सत्ता के केंद्रीकरण। कई बार निर्णय लेने की प्रक्रिया में विविधता और बहस की कमी दिखी। यह प्रणाली प्रारंभिक दौर में फायदेमंद रही, लेकिन समय के साथ विविध राजनीतिक दलों का उदय लोकतंत्र को मजबूत बना सका। इसके बाद 25 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है? 1975 में आपातकालीन लागू होने से हमें क्या सीख मिलती है? स्पष्ट कीजिए। तो 1975 में भारत में लगाए गए आपातकालीन से हमें कई महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक सीख मिलती है। पहली सीख है लोकतांत्रिक संस्थानों की रक्षा। आपातकाल ने दिखाया कि सत्ता के अति केंद्रित होने से लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है। मूलभूत अधिकारों का महत्व, नागरिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी जैसे अधिकारों की सुरक्षा हर परिस्थितियों में आवश्यक है। सतर्क नागरिकता, जागरूक और सतर्क नागरिक लोकतंत्र को सशक्त बना सकते हैं और सत्ताधारियों की निरंकुशता को चुनौती दे सकते हैं। इसके बाद आगे लिखेंगे, आपातकाल ने लोकतंत्र को मजबूत बनाने और सत्ता का दुरुपयोग रोकने की दिशा में देश को सजग किया। इसके बाद हरित क्रांति क्या थी? तो हरित क्रांति से अभिप्राय कृषि उत्पादन में होने वाली उस भारी वृद्धि से है जो कृषि की नई नीति अपनाने के कारण हुई। J.G. हारर के अनुसार हरित क्रांति शब्द 1968 में होने वाले उन
आश्चर्यजनक परिवर्तनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है जो भारत के खाद्यान्न उत्पादन में हुआ था तथा अब भी जारी है। हरित क्रांति से न केवल आर्थिक एवं सामाजिक बल्कि राजनीतिक ढांचा भी प्रभावित हुआ। इसके बाद में है लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड, उत्तर के लिए आपको 6 अंक मिलेगा। भारत और चीन की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में वर्तमान की एक ध्रुवीय व्यवस्था को चुनौती देने की क्षमता है। वर्तमान परिस्थितियों की दृष्टि से क्या आप इससे सहमत हैं? अपने मत की पुष्टि में तर्क दीजिए। तो इसमें देखिएगा, भारत और चीन की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में एक ध्रुवीय व्यवस्था को चुनौती देने की क्षमता है। पहले है आर्थिक शक्ति। चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जबकि भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भौगोलिक और जनसांख्यिकी प्रभाव, दोनों देशों की विशाल जनसंख्या और रणनीतिक स्थिति वैश्विक शक्ति संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तकनीकों और सैन्य विकास, दोनों देश तकनीकी प्रगति और सैन्य क्षमताओं को तेजी से बढ़ा रहे हैं। बहुध्रुवीयता की आवश्यकता, ये देश वैश्विक संस्थानों में सुधार और शक्ति के संतुलन की वकालत करते हैं। हालांकि राजनीतिक विवाद और आंतरिक चुनौतियां इनकी क्षमता को सीमित कर सकती हैं। इसके बाद शॉक थेरेपी के 4 परिणाम लिखिए। तो शॉक थेरेपी पूर्व सोवियत संघ और पूर्व यूरोप में साम्यवादी अर्थव्यवस्था से बाजार अर्थव्यवस्था में तेज बदलाव की नीति है। इसके 4 प्रमुख परिणाम हैं। पहला, आर्थिक असमानता। सरकारी संपत्तियों के निजीकरण से चंद लोगों ने भारी लाभ कमाया जबकि अधिकांश जनता गरीबी में ढकेल दी गई। दूसरा है उद्योगों का पतन। इसमें लिखेंगे, अचानक उदारीकरण के कारण पारंपरिक उद्योग प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर सके और बंद हो गए। बेरोजगारी, सार्वजनिक क्षेत्र में कटौती और उद्योग बंद होने से बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी। सामाजिक अस्थिरता, आर्थिक संकट ने समाज में अस्थिरता, अपराध और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। इसके बाद है शॉक थेरेपी के दीर्घकालिक प्रभाव ने कई देशों की अर्थव्यवस्था और समाज पर नकारात्मक असर डाला। भारत और चीन के बीच संबंधों में तनाव के कारणों का मूल्यांकन कीजिए। तो इसमें लिखेंगे, भारत और चीन के संबंधों में तनाव के प्रमुख कारण निम्न है। पहला, सीमा विवाद। अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन क्षेत्रों को लेकर दोनों देशों में लंबे समय से विवाद जारी है। डोकलाम और गलवान संघर्ष, सीमा पर बार बार हुई झड़पों ने आपसी अविश्वास बढ़ाया। इसके बाद है चीन पाकिस्तान संबंध। चीन का पाकिस्तान को समर्थन और चीन पाक आर्थिक गलियारा भारत की संप्रभुता को चुनौती देता है। व्यापार असंतुलन, चीन से भारी आयात और भारत का निर्यात कम होने से आर्थिक तनाव। क्षेत्रीय प्रभाव, एशिया में प्रभुत्व की होड़ और चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये कारण द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के लिए चुनौती बने हुए हैं। इसके आगे है क्षेत्रवाद क्या है, यह भारत की राज्य व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है। क्षेत्रवाद का अर्थ है किसी विशेष क्षेत्र, भाषा, संस्कृति या आर्थिक हितों के प्रति अत्यधिक जुड़ाव। यह तब प्रकट होता है जब लोग अपने क्षेत्रीय पहचान को राष्ट्रीय एकता से अधिक प्राथमिकता देते हैं। भारत की राज्य व्यवस्था पर प्रभाव, तो इसमें लिखेंगे राजनीतिक अस्थिरता। क्षेत्रीय दलों के उभार से केंद्र और राज्यों के बीच टकराव बढ़ता है। संघवाद पर प्रभाव, क्षेत्रीय मांगों के कारण केंद्र राज्य संबंधों में तनाव पैदा होता है। विकास में असमानता, क्षेत्रीय हितों के कारण राष्ट्रीय विकास योजनाओं में बाधा उत्पन्न होती है। इसके बाद है अलगाववाद। इसमें लिखेंगे कुछ क्षेत्र अलग राज्य या स्वतंत्रता की मांग करने लगते हैं। क्षेत्रवाद का समाधान संतुलित विकास और राजनीतिक संवाद से संभव है। फिर है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न है, गुटनिरपेक्षता की नीति का क्या अर्थ है। वर्तमान परिस्थितियों में यह भारत के लिए प्रासंगिक है, इसके पक्ष में अपना मत स्पष्ट कीजिए। 8 नंबर का होता है, अथवा करके 2 देता है, आपको 1 करना रहता है। वैश्विक पर्यावरण को बिना हानि पहुंचा आर्थिक विकास करने के विभिन्न देशों के सामने एक चुनौती, इस कथन को उदाहरण सही समझाइए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 32 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, बांग्लादेश युद्ध 1971 की विवेचना कीजिए अथवा जम्मू कश्मीर की समस्या का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।